हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जे एडवांस की सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज हम करने वाले स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल के, जो मैं आपको इस छोटे सेशन में करवाने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर देते हैं। आइए देखें। v2,0 इज़ अ फिक्स पॉइंट इन द 2D प्लेन वाइल l sin 2t minus 60 degree cos 2t minus 60 degree is a moving point. What is the area swept out by the segment VL as t changes from 15 टू 45 डिग्री। आप थोड़ा देख सकते हैं इसको बना के। एक बार आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी गुड प्रॉब्लम, बट इट इज़ एन ईजी प्रॉब्लम अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए ना। सारी चीज़ कॉन्सेप्ट की है। देखो, स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स में बहुत मुश्किल सवाल जो होते हैं लेंथियर साइड पे हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अनडूएबल क्वेश्चन बन जाएंगे। आप आराम से बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है उसका आइडिया होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा है। मैं शुरू कर देता हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे देखिए v2,0 एक 2D प्लेन पे पॉइंट है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये कैसी कर्व है ना, कह रहे यार ये दिखने में सर्कल की कर्व जैसी दिख तो रही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि सर्कल की कर्व में तो cos थीटा sin थीटा होता है। इसमें sin थीटा cos थीटा थोड़ा रिवर्स है। काश के ये cos थीटा sin थीटा होता तो फिर हम इसको सर्कल की कर्व जरूर कह देते। तो ट्राई करके देखते कि क्या वो cos थीटा sin थीटा बन पाएगा, क्या पता बन जाए, है ना। आइए देखें। तो L है अपने पास sin 2t minus 60 डिग्री एंड cos है 2t minus 60 डिग्री। अगर मैं इसको साइन को मैं लिख दूं cos 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। साइन को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, कॉस 150 डिग्री माइनस 2t एंड दिस इज साइन 150 डिग्री माइनस 2t। चलिए, ये तो अच्छा हो गया। अभी कॉस का साइन का जो है सर्कल तो बनेगा ही एक, है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन तो बन जाएगा, लेकिन सर्कल की रेडियस 1 रहेगी, यानी कि ये जो पॉइंट V दिया हुआ है वो थोड़ा बाहर रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा 2,0 सर्कल के बाहर। अब जो पॉइंट है वो 150 माइनस 2t, बेसिकली अगर देखा जाए तो t वेरी करा रहे हैं 15 डिग्री पे। अगर मैं t 15 डिग्री रखता हूँ तो क्या बनेगा, t 15 डिग्री रखिए तो ये बन जाएगा L cos 120 डिग्री, यहाँ 15 रख देंगे ना, और ये बन जाएगा साइन 120 डिग्री। ठीक है, इसको हम L1 बोल देते हैं। लेट से t आपने 45 डिग्री रख लिया तो L2 आ गया। यहाँ 45 डिग्री रखा तो 90 माइनस हो गया ना, तो 60 डिग्री रह गया, cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो बेसिकली अगर मैं सेगमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ कहीं पे 60 डिग्री पे ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे आपको L2 मिल रहा है, और इधर 120 डिग्री पे मतलब 60 डिग्री और इस पे जोड़ देते हैं, यहाँ आपको L1 मिल रहा है। सिमेट्रिकली एक तरह से, मेरा थोड़ा सा नहीं बना, इसको बना लेते हैं सिमेट्रिकल। अरे सर्कल ही मिट गया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा L1 हो गया। ठीक है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। अब जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है, अगर मैं आपको स्वीप करके दिखाऊं एरिया को, लेट से रेड कलर से, तो इस एरिया की बात हो रही है ऐसे करके ना। ये जो सारा एरिया, इसको मैं अगर जोड़ देता हूँ तो अगर हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें, लेट से बेसिकली ये ग्रीन एरिया है ना, और साथ में ये ब्लू एरिया। ये जो ग्रीन और ब्लू है ना, ये हमें फाइंड आउट करना। आई होप आपको कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन और ब्लू जो है वो हमें फाइंड आउट करने। मैं और इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए। ये ब्लू वाला है और ये ग्रीन वाला है। अब ये एरिया निकालना कहते थोड़ा सा कठिन है ना। अच्छा, आप देखो, अगर वो एरिया नहीं निकाल पा रहे तो
इधर वाला ये येलो तो निकाल ही सकते हो। एक्चुअल में जो येलो एरिया है और जो ब्लू एरिया है ये दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का देखो बेस तो सेम है और ऑल्टीट्यूड यही इतनी ही रहेगी ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो एरिया तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई दो चेंजेस तो होंगी नहीं, ऐसा तो कह नहीं। यानी कि जो ब्लू है वो येलो ही है। तो अगर आपको ब्लू प्लस ग्रीन चाहिए था, ठीक है, इफ़ यू नीडेड ब्लू प्लस ग्रीन, तो आप येलो प्लस ग्रीन कर लो, एक ही बात है। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया था ब्लू प्लस ग्रीन वाला, ये जो ऐसे ट्रायंगल सा बन रहा है स्क्यूड सा, और ये ग्रीन ऊपर, तो हम येलो प्लस ग्रीन कर लेंगे। येलो प्लस ग्रीन तो कहते हैं सर बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, ये तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया फिर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। और अगर हमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चला कि अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन लगाने लग गए, है ना, अगर वो सब चीज़ों में आप चले गए तो फिर ये क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। अगर आप ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं तो ज्योमेट्री की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से आराम से ईजिली कर सकते हैं। देखिए, तो ये आपको एडवांस में किसी पैसेज का हो सकता है छोटा सा हिस्सा, ऐसा सवाल आ जाए। मेन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट को सीखना कि भाई अगर बेस सेम है तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी सेम है, बेस भी सेम है, तो ट्राइंगल्स के एरियाज जो हैं, जैसे हम छोटी क्लास में भी तो पढ़ते थे ना, वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप दिस इज़ ओके। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है एक एस है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है, ओ जो है वो ओरिजिन है, लेट ओ वी एल इज द, ये कैपिटल ओ ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो कैपिटल ओ ही है, वैसे तो वो दिख रहा है ओ, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ना। तो O is the origin, let OVL is the line intersecting the circle at V and L. On the chord VL, a point P is taken. Find the locus of P in each of the following cases. पहला केस है जैसे OP is the arithmetic mean of OV and OL, OP is the geometric mean of OV and OL, and OP is the harmonic mean of OV and OL. आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से इसको ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर लीजिए। देखिए आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या आप उस पी पॉइंट का लोकस निकाल पाते हैं, किस किस केस में निकाल पाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पहला केस कर लेंगे तो आपको बाकी दोनों केसेस भी आ जाएंगे। मेन चीज़ यहाँ पे फिर वही आ जाएगी कि आप अप्रोच डेवलप कर पाते कि नहीं, ना। अप्रोच डेवलपिंग जो है ना वो विद प्रैक्टिस आती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आरबीसीज करिए, है ना, तो जैसे जैसे आप आरबीसीज करेंगे वो अप्रोच जो है वो डेवलप होती है ना। इस बार भी देखिए AR33 AR34, है ना, प्रथम कुमार और सानवी जैन दोनों मेरे साथ मैथ्स पढ़े और दोनों ने आरबीसीज करे, है ना। सानवी का भी इंटरव्यू यहाँ पे है, प्रथम का तो आप जानते ही हैं, वो तो क्लासेस में पढ़ा, उसका भी इंटरव्यू है। तो अब देखिए आप जो टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं, इनफैक्ट जो सानवी का इंटरव्यू है जो मैंने जनवरी में लिया था, इन दैट शी इज सेइंग दैट उसने तब तक जब वो इंटरव्यू हुआ तब तक शी डिड नॉट स्टडी गो फॉर एनी बुक, उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी क्लास में बताया जा रहा, जो क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, दैट वाज बेस्ट एंड शी वाज एबल टू स्कोर अ ह्यूज रैंक, है ना, AR34 विद जस्ट दैट पार्ट, है ना। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। आ जाए देखें, तो शुरू करता हूँ मैं। तो एस है यहाँ पे, ये सर्कल O इज द रीजन, लेट OVL इज द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट V and L। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारे पास है, तो हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं और लेट से हमारे पास यहाँ पे O है, ओरिजिन है, ठीक है। ये सर्कल थोड़ा ओरिजिन से परे जाके बनेगा, बट कोई बात नहीं। ये ऐसे करके ये V आ गया, ये L आ गया, यहाँ पे एक P पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह से, है ना। तो ये तो ओरिजिन ही है। इन डिस्टेंसेस को, जैसे इसको O बोल देता हूँ, मैं कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेता हूँ। OP को मैं R बोल देता हूँ और मैं इस OVL लाइन की जो है वो इक्वेशन बेसिकली सर्कल के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ OP को ना। आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, R उसका डिस्टेंस है और अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। इफ दिस इज एक्स एक्सिस दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा एंगल। और आप देखिए यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो 4,
3 बन रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4,3, तो वो यहाँ कहीं पे होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा 4,3, और रेडियस भी थोड़ी है तो हो सकता है एक्स एक्सिस उसको कट ना कर पाए। तो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लुक एट, मतलब वो हम देख लेंगे कि कैसे उसको हैंडल करना है। मेन चीज़ है कि हम आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के फॉर्मेट में इसकी ओपी को लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, आप देखिए आर कॉस थीटा और कॉमा आर साइन थीटा, ये जो है ना, ये आपका ओपी पॉइंट, ये पी पॉइंट इस टर्म में लिख सकते हैं। देखो लिखने को ओवी को भी लिख सकते हैं। अगर मैं ओवी को R1 लिख देता हूँ और OL को R2 लिख देता हूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंगली R1 कॉस थीटा R1 साइन थीटा R2 कॉस थीटा कॉमा R2 साइन थीटा, वो दोनों पॉइंट्स बन जाएंगे और वो दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो मैं इन जनरल R कॉस थीटा R साइन थीटा को पहले सर्कल में डालता हूँ, उसके जो 2 रूट्स हैं वो मैं मान लूँगा कि मेरे भाई R1 और R2 बन रहे हैं, ठीक है। तो OP जो है यहाँ पे P पॉइंट इसके बीच में है, तो वो लास्ट में भी इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, इसलिए उसको वेरी करा रहे हैं, ठीक है। P पॉइंट को आप ऐसे नहीं समझिए कि सेंटर में है, वो वेरी कर सकता है, इधर आ सकता है इधर आता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। P पॉइंट इज जस्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ कि P पॉइंट इज टेकन ऑन द कॉर्ड VL, P पॉइंट इज टेकन, तो वो एंड पॉइंट्स पे भी पहुँच पाएगा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। हम शुरू करते हैं, हम इन जनरल पॉइंट को वहाँ डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डायग्राम के भी हम थोड़ा रिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। अभी -8 आर कॉस थीटा -6 आर साइन थीटा, ठीक है, प्लस 24। अब इसमें इसको आर में क्वाड्रेटिक टाइप बना लेते हैं। देखो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, है ना, तो ये तो आर स्क्वायर ही रह गया, माइनस यहाँ से आर बाहर आ गया, अंदर बच गया 8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा, ठीक है, और फिर साथ में आ गया 24। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और अगर देखा जाए सिंस हमने इसको सर्कल में डाल दिया तो अब इसको 2 ही वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करा रही है, एक R1 की और एक R2 की। बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब 2 रूट्स बन रहे हैं। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग टू हैव 2 रूट्स, एंड अब उन 2 रूट्स में हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। हम सम ऑफ रूट्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अब देखने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी। ऑलराइट, आइए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R1 प्लस R2 दैट इज सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना बन रहा है, वो बन रहा है 8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा, ठीक है। 8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा, 6 रह गया हमारा, है ना। ये आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए R1 R2 आ गया आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 24, ठीक है, दैट इज 24। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपके पास सम ऑफ रूट्स है, तो हम लोकस तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, वो हमें अभी देखना है, वो कैसे हम निकालेंगे, विल कम टू दैट। बट फिलहाल हम पहले वाले पार्ट पे चलते हैं जिसमें बोलता है कि OP इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ OV एंड OL, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू OV जो है वो तो R1 ही है, OV को मैं क्या लिख देता हूँ, R1 लिख देता हूँ, R2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। अब जो OP है हमारा, उसको मैं H, K का डिस्टेंस ओरिजिन से ले लेता हूँ, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और R1 प्लस R2 जो है दैट इज 8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा, और यहाँ पे अपने पास आ गया ओवर 2, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई ये जो डिस्टेंस लेना है ना, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है, उस कॉस थीटा साइन थीटा को निकालेंगे कहाँ से। क्या ये जो हमने थीटा यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस के साथ ले लिया, क्या वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा लेना सही था, या फिर हम वो थीटा जो है वो किसी और पॉइंट के हिसाब से ले लेते कि उसके हिसाब से लेते, तो भाई क्या पता बेटर हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा आए थे। क्योंकि देखो अब ये एक्स एक्सिस है, जैसे अब ये एक्स एक्सिस तो किसी तरह से हमें थीटा कैसे दे, हमें हाउ विल वी गेट थीटा ना, कहते
थीटा मिल सकता है। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। हो सकता है सर्कल के साथ टकरा जाए, हो सकता ना टकराए, मैं उस बात पे नहीं जा रहा, सर्कल इज नॉट द प्रायोरिटी हियर। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, मतलब इधर तो एक एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगा। देखो किसी के मन में ये भी आ सकता है कि मैं इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूँ, है ना, आई कैन ज्वाइन इट विद सेंटर एंड मे बी देन आई कैन मैनिपुलेट। लेकिन फिर उससे बेटर है कि आप इसको एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाइए। अब आपके पास इस ट्रायंगल में tan थीटा पता है आपको, कहते हैं इस ट्रायंगल में tan थीटा पता है, इस ट्रायंगल में cos थीटा भी पता है, इस ट्रायंगल में आपको sin थीटा भी पता है। तो यहाँ से cos थीटा कितना होगा, देखो ये चीज़ h है, ये चीज़ k है, तो cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 को तो हम उड़ा ही देते हैं, तो अपने पास ये बच जाएगा 4 cos थीटा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 3, और ये आ जाएगा k अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ये टर्म जो है वो इधर चली जाएगी, तो अपने पास आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h प्लस 3k। सो लोकस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। दैट इज गोइंग टू बी द लोकस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जब OP आपका क्या है, आपका अर्थमेटिक मीन बन रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप ट्रायंगल सही तरह से पकड़ें, थीटा वाला जो मैंने इधर दिखाया, सेंटर वेंटर के साथ मत जाए, सिंपल ये एक्स एक्सिस मानी है हमने, ये थीटा उसके ऊपर है, और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना के थीटास को निकाल लिया। थीटा को निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी था यहाँ पे, ठीक है, वो हमने निकाल ही लिया। अब ये पहला पार्ट हो गया, बाकी के पार्ट थोड़े आसान बन जाएंगे। अब जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें आपको क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि OP इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OP इज इक्वल टू रूट R1 R2। अब रूट R1 R2 तो रूट 24 हो गया, और OP क्या है, OP तो रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है। सो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट द लोकस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये मेरे पास सीधा सीधा ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 24 यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था ना, और R1 R2 हमने निकाला। अब तीसरे पे आ गए, तीसरा है हमारा हार्मोनिक मीन। इसको भी हम इजीली कर सकते हैं, थोड़ी जगह देखें, यहाँ पे है, तो OP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है हार्मोनिक मीन। सो टू टाइम्स OV OL अपॉन OV प्लस OL है ना, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू 24 आ गई, और R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पीछे से उठा लेते हैं, वही आ गई 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा। और ये तो हमें पता ही है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सो ये बन गया 48 इंटू, देखो 8 cos थीटा मतलब 8h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो आना ही है सब में, और ये आ गया 6k। ठीक है, तो ये रूट वाली टर्म और ये रूट वाली टर्म कट गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 8h प्लस 6k, जिसको कि आप अगले स्टेप में y लिख देंगे, 8h प्लस 6k इज इक्वल टू 48। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 24। सो इट इज़ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। दैट इज द लोकस ऑफ द थर्ड पार्ट when OP is going to be the harmonic mean of OV and OL। ठीक है, OP is going to be the harmonic mean of OV and OL। ठीक है, आई होप दिस इज ओके एंड आपको समझ में आ गया। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द ईजिएस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी कि सोचना कैसे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें सोचते समय मिल सकती हैं। यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है हमारा, कंसीडर अ पेयर ऑफ सर्कल्स इफ मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय एन एंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टेक्स V -3,0 and ends at the point L without entering the circle is K, then greatest integer of K is equal to। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें ये मैंने थोड़े दिन पहले प्लस पे भी लिया था, तो वहाँ पे तो अलग अलग आंसर आ रहे थे, डिफरेंट, बहुत ही अलग आंसर। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको क्या लगता है अगर V पॉइंट से लेके L पॉइंट तक जाएंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनने वाला है ना। तो वो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इंटीजर टाइप है ना, तो पता नहीं चलता हमें कि कौन सा पाथ सही है। मतलब हमें लगता है कि यही शॉर्टेस्ट होगा, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंट पाथ है जो शॉर्टेस्ट आएगा। आप पॉज करके ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया। लेट्स सी, सबसे पहले सर्कल को लिख लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन कौन कौन सी है। एक तो है x-1 का होल स्क्वायर, जब प्लस से खोला,
ये मॉड वाई स्क्वायर से तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो वाई स्क्वायर लिख ही सकते हैं। और एक बार -x-1 करेंगे तो वो आपको x+1 का स्क्वायर दे देगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो सर्कल है, इनको थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सर्कल का सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 है, ऐसा, और दूसरे सर्कल का ऐसा, दोनों सिमेट्रिकल हैं, बराबर रेडियस के हैं, ठीक है। मिरर इमेजेस भी हैं अबाउट वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट है -3,0, पॉइंट भी सिमेट्रिकल, आप देखिए ये बी पॉइंट है और यहाँ पे एक एल पॉइंट है 3,0। अब हमें ये देखना है कि एंड जो है हमारी शॉर्टेस्ट पाथ कैसे चलेगा। लोग जैसे जो कर रहे थे, बच्चे कैसे कर रहे हैं पता, बच्चे पाथ को ना कलर चूज़ करते हैं बढ़िया वाला, कोई जो दिखे थोड़ा येलो कर लेते हैं। बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे ऐसे चल रहे थे, यहाँ गए, फिर यहाँ गए ऐसे, फिर यहाँ गए ऐसे, और फिर वहाँ पहुँच गए ना। दैट वाज द पाथ दैट दे फॉलोड, ऐसा ना। कई लोग सीधे गए यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, मतलब सीधे मिड पॉइंट्स पे जोड़ दिया, उस तरह से भी कई चले जाते हैं। लेकिन सही शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से एक टेंजेंट आएगी जिसको कहीं पे भी टकरा सकती है, वहाँ से फिर ये सर्कमफेरेंस पे मूव करेगा बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट तक, फिर वहाँ से सीधा जाएगा दूसरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ से एक टेंजेंट आएगी बिल्कुल सिमेट्रिकल ऐसे, और फिर ये सर्कमफेरेंस पे थोड़ा मूव करेगा। मतलब कुछ हिस्सा इसका सर्कमफेरेंस पे मूव हो रहा है और बाकी हिस्सा इसका स्ट्रेट लाइंस पे। ये टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसको डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये अगर डायग्राम सही बन गई फिर क्वेश्चन समझ लीजिए आधे से ज़्यादा हो गया। सारा खेल डायग्राम का ही है। अगर इसमें डायग्राम हम सही नहीं बनाते, यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपका जो आंसर है वो आ तो जाएगा, लेकिन पेपर में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर आपने अभी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखा ना, तो आपका गलत हो गया होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वो ये वाला पाथ ही नहीं उठाए होंगे, वो कोई और ही पाथ उठा लिए। अब जब हम गलत पार्ट उठाते हैं तो हमारा आंसर तो आया था, लेकिन पेपर में कैसे पता चलेगा कि वो सही है गलत है? क्योंकि एज अ क्वेश्चन वेर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। जितना ईजी सवाल होता है एडवांस में, उतना ही वो ट्रिकी भी होता है। तो अगर आपको पेपर में कोई आसान सवाल दिख रहा है तो मेक श्योर दैट कि आप उसको हर पहलू से एक बार देख चुके हैं, आप उसको हर एंगल से एक बार देख चुके हैं। ऐसे ब्लाइंडली उसको नहीं करने का ना, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं हम क्या क्या होता है। तो -3 है और ये सर्कल है इस तरह से, इसकी रेडियस तो चलो 1 ही है, ठीक है। ये हमारे पास है 1 रेडियस, और ये डिस्टेंस है हमारे पास। देखो ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है, सर्कल का सेंटर -1,0, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है और ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √3 आ गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये एंगल कितना है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो मैंने अभी शेड करा। तो देखो यहाँ पे क्या, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, साइन कर लीजिए, टैन कर लीजिए। ये एंगल आपका कितना आ रहा है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। अगर वो 60 डिग्री का एंगल है तो जो अंदर एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितने का होगा, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो यू हैव गॉट अ 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री एंगल पे जब कोई चीज़ 1 रेडियस पे मूव करेगी तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, है ना, ये लेंथ स्मॉल एल है ना, स्मॉल एल इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है ना। सो आर इंटू थीटा दैट इज π/6 × 1। सो ये π/6 आ गया। ये पोर्शन तो हमें पता ही है, और आगे वाला पोर्शन देखिए ये -1 है, यहाँ ओरिजिन है, तो ये 1 यूनिट हो गया। तो बेसिकली अगर मैं आधे पाथ की लेंथ को पकड़ता हूँ तो रिक्वायर्ड लेंथ हमें यहाँ पे के टर्म में है, तो लेट्स गो फॉर के टर्म इटसेल्फ। तो 2 टाइम्स हो जाएगी। एक तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस ये आ गया π/6 प्लस ये आ गया 1। अब बस हमें ये पता करना है कि ये वैल्यू जो है वो कितनी पड़ रही है, मतलब 2 इंटीजर के बीच में अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये 2 इंटीजर के बीच की कितनी वैल्यू आएगी ना, इट विल रीच अप्रॉक्सीमेटली व्हाट यूनिट कितना बनेगा। देखो ये √3 जो है वो 1.7 के आसपास हो गया, π/6 पाई 3.14,
तो बाई 6 इज ऑलमोस्ट 0.5, ठीक है। तो 1.75 प्लस 0.5 इट इज़ 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 दैट इज़ 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3.2 3.3 उस हिसाब से। और उसको अगर आप डबल करते हैं तो दिस वैल्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अब अगर ये 6 पॉइंट समथिंग आ रही है तो ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर एज वेल। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने 3 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करे। स्ट्रेट लाइंस और सर्कल में अगर मैं एडवांस में देखता हूँ तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत भर भर के नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को टारगेट कर रहे हैं, मैंने पहले कोरिक सेक्शन पे भी क्वेश्चन लिया था, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और सर्कल के ईजियर साइड पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये वो क्वेश्चन हो गए, अगर आपके 2 पेपर्स में आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को लेट से मिल जाते हैं, है ना, उस रेंज में मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलने चाहिए। मगर कई बार पैसेज या मैट्रिक्स मैच वगैरह में आ जाते हैं, तो बेसिकली उस सिनेरियो में आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल के क्वेश्चन बना के यू कैन गेट सम मोर मार्क्स, है ना। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो डुएबल चैप्टर्स हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लीव दीज चैप्टर, दीज चैप्टर्स आर रियल यू नो ईजी टू प्रिपेयर, है ना। आपके पास अगर कम समय है, लेट से आपके पास 30 डेज है, तब भी आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल को मास्टर कर सकते हैं अगर आपने पहले थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है तो, है ना। और यहाँ पे देखिए जो तीनों क्वेश्चंस में आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीनों में कॉमन है, जिसका मेजर यूज़ आ रहा है तीनों ही प्रॉब्लम्स में, और आप एडवांस के हर क्वेश्चन में भी देखेंगे कि जब स्ट्रेट लाइन सर्कल का सवाल आता है तो जो डायग्राम है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे अगर आप ये एरिया स्वेप्ट और ये एरिया स्वेप्ट को सही नहीं मानते, मतलब बराबर नहीं कर पाते डायग्रामेटिकली, तो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इस एरिया को थोड़ी निकालेंगे ना, इस एरिया को निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या एफर्ट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये सेगमेंट का एरिया अलग से निकालेंगे, ये हेडेक वाला काम हो जाएगा और क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आप दूसरे क्वेश्चन में देखिए, ठीक। अब अगर आप डायग्राम बनाते हैं और इस तरह से थीटा वगैरह लेते हैं और आर की फॉर्मेट में पॉइंट्स को रखते हैं, ठीक है, तो देन इट बिकम्स अ ईजी क्वेश्चन, आप इसको जल्दी बना पाएंगे। अगेन द डायग्राम हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे सवाल में भी आप देखिए, यहाँ पे तीसरे सवाल में तो डायग्राम ही डायग्राम है। मतलब ये सवाल तो ऐसा है कि ये बिना डायग्राम के करना तो इम्पॉसिबल ही है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना था। अगर आप ऐसी रैंडमली, जैसे मैंने बताया कई बच्चे ऐसे कर देते, आप में से भी शायद किसी ने ऐसे किया होगा, ठीक है, पहली बार इस सवाल को किया होगा, तो बंदा सोच लेता है कि ये शायद शॉर्टेस्ट पाथ होगा। फिर हम वही है कि हम आधी चीज़ें सोचते हैं, आधी हम मान लेते हैं कि ये हो ही रहा होगा। तो जेईई एडवांस में जब आप सवाल करेंगे ना, तो आपको पेपर में देखो, मेंस और एडवांस में यही फ़र्क आ जाता है कि मेंस में होता है कि हम शुरू कर देते हैं फटाफट क्वेश्चन करते जाते हैं ना। चाहे 25 के 25 क्वेश्चन हमने कर लिया, 30 क्वेश्चन देख लिए हमने और उसमें से 25 कर लिए। लेकिन एडवांस में क्या होता है, आपके कुछ कोर स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ आपकी एरियाज़ वीक होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कोर स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ है ना, उनके क्वेश्चन ढूंढ के आपको करने पड़ेंगे। वो आप पहले करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक कोर स्ट्रेंथ जानने के लिए ना जेईई ट्रैकर बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ, इधर मेरा टेलीग्राम है @Vineet Live, आप इसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको जेईई ट्रैकर मिलेगा फाइल्स में। उसमें आप डाल सकते हैं चीज़ें कि कौन सा चैप्टर कितना प्रिपेयर्ड है। वहाँ से आपको स्ट्रेंथ पता चलेगी कि मेरी स्ट्रेंथ कौन से चैप्टर्स है और मेरी वीकनेसेस कौन से चैप्टर्स है। तो जब आप वो देखेंगे, व्हेन यू विल गो थ्रू दैट, ये मतलब हर ईयर के एस्पिरेंट को बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होंगे तो पेपर में क्वेश्चंस को सही तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो जेईई ट्रैकर आप यूज़ करिए, उससे अपनी स्ट्रेंथ्स निकालिए, कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो पेपर में उनके क्वेश्चंस को ढूंढ के पहले करेंगे तो आई थिंक दैट विल गिव यू अ एडवांटेज, है ना। नहीं तो क्या है, अगर आप वीक चैप्टर है, मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन कमज़ोर है और आपके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, अब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ही करे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने 5 मिनट 10 मिनट लगा दिए और अब आपका वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो बेसिकली यू हैव नॉट ओनली वेस्टेड टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट वो टाइम जो आप अच्छे अपने स्ट्रेंथ पे, अपने अच्छे चैप्टर्स पे, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पे लगा सकते थे, वो भी आपने लूज आउट कर दिया ना। तो वो हमें नहीं करना, दैट वी शुड नॉट डू। वी शुड ऑलवेज एडवांस में जो अप्रोच है ना वो बदलनी है। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, ये जो कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, इनको और आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर देते रहे ना। हर संडे एक मॉक टेस्ट दें, उसी स्लॉट में दें जिस स्लॉट में आपका जेईई एडवांस
2 स्लॉट्स में होता है ना, पेपर 1 पेपर 2, वैसा ही करके देंगे, उसको चेंज नहीं करें। और उठे नहीं बीच में ना, 2 घंटे का ब्रेक है, वो 2 घंटे का ब्रेक को प्रॉपर ब्रेक की तरह लें, है ना। ऐसे नहीं कि उन 2 घंटे में हम कहीं बाहर घूमने चले गए, वैसा नहीं करें, वैसा प्रॉपर ब्रेक के साथ करें जैसे आप उस दिन करने वाले हैं। तो जब आप वैसा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी 6 घंटे की सीटिंग बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, तो अब उसको कैसे बनाना है ना, वट विल वी डू टू मेक इट अप टू 6 आवर्स, ठीक है। तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे आप करेंगे, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना कि आप ये सारे पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप फॉलो करें, एंड आई एम वेरी मच श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले जे एडवांस एग्जाम में, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।